नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कमल। आम आदमी पार्टी आम चुनाव में बड़े तौर पर भाग लेने की तैयारी कर रही है, लेकिन क्या दिल्ली का करिश्मा देश भर में दोहराया जा सकता है? इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रशांत भूषण। स्वागत है आपका सीधी बात में। दिल्ली देश नहीं, दिल्ली में आपको 28 सीटें आई, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि लोकसभा चुनाव में भी आप इसी तरीके से ये परफॉर्मेंस रिपीट कर पाएंगे। क्या आपको भरोसा है कि दिल्ली का जो आपका परफॉर्मेंस था वो लोकसभा चुनाव में रिपीट हो सकता है? एक अद्भुत चीज हो रही है देश में कि जैसे कि देश के करोड़ों लोग जिनको आज तक लग रहा था कि इस देश में कुछ बदला ही नहीं जा सकता, कम से कम इस राजनीति को नहीं बदला जा सकता, इस देश की राजनीतिक व्यवस्था को नहीं बदला जा सकता, उनको एकदम दिल्ली के चुनाव के बाद और दिल्ली की सरकार बनने के बाद और सरकार का रवैया देखने के बाद एकदम से ये महसूस और एहसास होने लगा है कि भाई देश में एक नए तरह की राजनीति आ सकती है। प्रशांत जी, फर्क है। दिल्ली में आपका जो पार्टी है वो बेस्ड है। दिल्ली में बहुत देर तक आपने प्रचार किया, आप सब लोग दिल्ली में रहते हैं। बाकी जगहों पे आपका कोई संगठन नहीं है, आपके कार्यकर्ता बहुत कम है और वक्त बहुत कम है। आम चुनाव में मोदी जैसे नेता तो सालों से तैयारी कर रहे हैं, तब जाके उनका कैंपेन खड़ा हुआ है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने मिशन बुनियाद शुरू करी थी 1 साल पहले पार्टी की, जिसमें कि हम लोगों ने 310 जिलों में अपनी शाखाएं खोल ली थी और 22 राज्यों में। तो हम लोगों के करीब करीब आधे से ज़्यादा देश में शाखाएं बनी हुई हैं, पार्टी बनी हुई है। लेकिन अब जो उत्साह आया है और जो लोग जिस तरह से जुड़ रहे हैं, उससे हमको लगता है कि अगले 2 महीने में करीब करीब पूरे देश में हमारे पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हो जाएगा। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि देखिए, 77 में इमरजेंसी ख़त्म हुई 19 जनवरी को और मार्च में चुनाव थे। उस समय एक वेव बनी थी। वेव क्या थी? इमरजेंसी के खिलाफ। आज भी उसी तरह की वेव बनती हुई दिख रही है। किसके खिलाफ? सरकार के खिलाफ? नहीं, ये वेव है पॉजिटिव वेव। ये वेव है एक नए तरह की राजनीति की। इन जो पुरानी भ्रष्ट पार्टियां हैं, जिस तरह की राजनीति करते रहे हैं, भ्रष्टाचार के आधार पर, पैसों के आधार पर, जनता से बगैर पूछे सिर्फ उनकी वोट लेकर उसके बाद उनकी छाती पर बैठकर राज करना, राजा बन जाना और जनता को अपना प्रजा मानना, इस तरह की राजनीति का जनता को एक विकल्प दिख रहा है। और इस वजह से एक पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव वेव इस देश में जनरेट हुई। आप मेरे सवाल से बच रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी तो विकल्प के तौर पे तैयार खड़े हैं, लोग केजरीवाल के पास क्यों जाएंगे? आखिरकार कोई ये नहीं चाहता कि खिचड़ी सरकार बने, लोग चाहते हैं कि स्थिर सरकार आए। क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी 272 सीटें पा सकती है? आप खुद मुझे बताइए प्रशांत भूषण, बताइए। देखिए, 272 सीटें आएंगी कि नहीं, ये बताइए। अगर जब वेव बनती है उस समय 77 में हमने किसने सोचा था कि नॉर्थ इंडिया में 350 में से कांग्रेस की 1 ही सीट रह जाएगी और पूरा स्वीप हो जाएगा? किसने सोचा था? मैं भी 1 महीने पहले तक ये मानता था कि भाई आम आदमी पार्टी का लोकसभा चुनाव में अगर 50 सीट आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। अब आपको क्या लग रहा है? अब हमको लग रहा है कि कुछ कह नहीं सकते, कोई सीमा नहीं बांधी जा सकती। 270 क्या 400 भी आ सकती हैं। अगर ये वेव बनती रही और इस तरह की पॉजिटिव एनर्जी जो कि पूरे समाज में दिख रही है, अगर ये बनती रही। ख्याली पुलाव तो मत पकाइए। 400 सीटें की बात कर रहे हैं। 400 सीटें तो कांग्रेस पार्टी को बहुत कम नसीब हुई, वो भी जब बहुत बड़ी सहानुभूति की लहर उनके साथ। यही मैं कह रहा हूं कि मैं ये दावा नहीं कर रहा कि हमारी 400 सीट आ जाएंगी, ना ही मैं ये दावा कर रहा हूं कि हमारी मेजॉरिटी आ जाएगी। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर आम आदमी पार्टी की 50 सीट भी आ जाएं तब भी काफ़ी अच्छा शोइंग होगा पहली बार। लेकिन आज जिस तरह की लहर बनती हुई दिख रही है, जिस तरह का उन्माद, जिस तरह की आशा पूरे देश में दिख रही है, एक पॉजिटिव राजनीति। 50 सीटें आ भी गई तो सरकार तो नहीं बनेगी आपकी, फिर खिचड़ी सरकार बनेगी। आप होगे जयललिता पे डिपेंडेंट, आप होगे मुलायम पे, मायावती पे, ममता बनर्जी पर, तो फिर वही होगा जो मनमोहन सिंह के साथ हुआ। वो भी तो बेचारे शरीफ इंसान हैं। देखिए, हम तो इसलिए नहीं आए हैं कि हम सरकार बना लें। हम इसलिए भी, हमारी पार्टी का जन्म इसलिए नहीं हुआ है कि हम
राहुल गांधी मोदी का चेहरा बदलकर अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री बना दें। हमारी पार्टी का तो गठन और जन्म सिर्फ इसलिए हुआ है कि इस राजनीतिक व्यवस्था को बदलना है, ऐसी व्यवस्था इस देश में कायम करनी है जिसमें आम आदमी ही राजा हो। आप नेता बन गए प्रशांत जी। मैं सवाल पूछता हूं, दूसरा आप जवाब देते हैं। दूसरा, मैंने आपसे पूछा कि क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी की 2014 के चुनाव में सरकार बन सकती है, हाँ या ना? हाँ या ना? बन सकती है, बन सकती है। अगर ये लहर जो बन रही है, अगर ये बनती रही तो बन सकती है। आपको लगता है कि 272, नरेंद्र मोदी को भी नहीं लगता 272, वो मिशन 2272 कहते हैं, आपको लगता है कि आप बीजेपी कांग्रेस दोनों से आगे निकल जाएंगे? अब ये फर्क समझना जरूरी है। नरेंद्र मोदी कांग्रेस का एक विकल्प है, ठीक है। वो एक कांग्रेस के खिलाफ जो फीलिंग है, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसमें अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि भाई मैं उनसे बेहतर ऑल्टरनेटिव हूं, ठीक है। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए जो एक आस्था बनी है, जो एक आशा बनी है, वो एकदम फर्क तरह की है। वो उसी तरह की लहर है जो कि उस समय 77 में इमरजेंसी के खिलाफ थी, लेकिन ये एक पॉजिटिव लहर बन रही, एक पॉजिटिव लहर की एक स्वच्छ राजनीति, एक ऐसी राजनीति जिसमें कि आम आदमी ही राजा हो और ये लोग जो हैं, जो चुने हुए लोग हैं, ये सेवक हों, सेवक की तरह दिखें, सेवक की तरह काम करें। कमाल की बात है, आप सेवक बनने की बात कर रहे हैं। मैं देख रहा था तस्वीरों में 001, मौका मिलते ही आम आदमी पार्टी के तमाम मंत्री वीआईपी गाड़ियों में बैठने लगे हैं, बड़े बड़े बंगलों में रहना चाहते हैं, वीआईपी गाड़ियों का नंबर प्लेट लगा के घूम रहे दिल्ली भर में। कौन से सेवक बनने की बात करते हैं प्रशांत जी आप? देखिए, काम करने के लिए आपको गाड़ी, वीआईपी नंबर प्लेट की क्या जरूरत है? नहीं, वीआईपी नंबर प्लेट लगी हुई है, आज ही के अखबार में पढ़िए, फ्रंट पेज पे वो हट जाएगी। क्यों लगी? क्यों? वो तो सरकार ने लगा दी। सरकार ने कैसे लगा दी? आप मंत्री, आप बोलिए, हमें नहीं चाहिए। ये तो नई सरकार है जिसका गठन अभी हुआ है, और इसीलिए जब लोगों ने बोला कि भाई 5 कमरे का बंगला भी पर नियत तो डगमगाई के लिए, नियत तो डगमगाई, 5 कमरों का बंगला लेने के लिए आप तैयार हुए। हमारे पास पुराने इंटरव्यू हैं, सीधी बात के इंटरव्यू हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा ना हम बंगला लेंगे ना हम गाड़ी लेंगे, मौका मिलते ही बंगला भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए। क्या फर्क है आप में और बाकियों में? हमने ये कभी नहीं बोला कि हमने ये बोला। बयान निकाल के दिखा दूंगा मैं। अच्छा, आप दिखाइएगा। अगर किसी ने बोला होगा तो हो सकता है कि उस समय उनकी पूरी समझ नहीं रही होगी। कमाल की बात है, कांग्रेस बीजेपी भी तो यही कहते हैं, कांग्रेस बीजेपी भी तो यही कहते हैं प्रशांत जी, समझ नहीं थी अब समझ आ गई। कमाल की बात, आपने कहा कि हम ना गाड़ी लेंगे ना बंगला, अब गाड़ी भी चाहिए बंगला भी चाहिए। हमारा बिल्कुल साफ कहना था कि हम इस वीआईपी कल्चर के खिलाफ हैं। वीआईपी कल्चर क्या है? 3.5 एकड़ के बंगले मुख्यमंत्री के, मंत्रियों के। कमाल की बात है प्रशांत जी, वीआईपी नंबर प्लेट किन के मंत्रियों पे लगे हैं? आपकी पार्टी के जो मंत्री हैं वीआईपी नंबर प्लेटों में घूम रहे हैं। उठा के कोई गाड़ी देख लीजिए, आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। देखिए, हमने बोला था कि ऐसी गाड़ी नहीं होनी चाहिए जिसमें कि लाल बत्ती लगी हो, जिसकी वजह से ट्रैफिक रोका जाए, जिसकी वजह से आप लाल बत्ती के थ्रू भी निकल जाएं। वीआईपी नंबर प्लेट, अगर कोई ऐसी नंबर प्लेट है जो कि लाल बत्ती के थ्रू निकल जाती है, मैंने तो कभी नहीं सुना कि कोई नंबर प्लेट में नहीं, वीआईपी कल्चर का हिस्सा है वीआईपी नंबर प्लेट। नहीं, वो ठीक है, वो भी हट जाएगी। वो लगी क्यों? लगी क्यों? मुझे नहीं मालूम कि किसने लगा दी। सिसोदिया की गाड़ी में लगी है, बैठे हुए हैं अंदर मंत्री जी। ठीक है, लगा दी होगी, हट जाएगी। सवाल ये है कि हम लोगों का ये कहना है कि हम लोग इस कल्चर के खिलाफ हैं जिसमें मंत्रियों को आम आदमी से ऊपर माना जाता है। मंत्रियों को काम करने के लिए मिनिमम सुविधाएं चाहिए, उनको घर चाहिए, उनको हर वादा हर दावा अब तक आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जो किया उससे आप मुकरे। पहले आपने कहा हम पार्टी नहीं बनाएंगे, पार्टी बनाई, किसी भी पार्टी से गठजोड़ नहीं करेंगे, गठजोड़ किया, ऑफिशियल बंगले में नहीं जाएंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, अब ले रहे हैं। जनता भी सोचती कि क्या वाकई में आम आदमी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी से अलग है? देखिए, ये बात सही है कि पहले हम पार्टी नहीं बनाना चाहते थे, हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। हमने ये माना था कि जब जनता का उभार होगा जन लोकपाल बिल के समर्थन में, तो सरकार को, संसद को मानना पड़ेगा। बहाने आपके सुन चुके हैं हम, लेकिन जो मौकाटेरियन राजनीति कांग्रेस और बीजेपी करती है, हूबहू वही मौकाटेरियन राजनीति आप कर रहे हैं। हमने तो कांग्रेस का कोई समर्थन नहीं मांगा था, उन्होंने अपने आप अनाउंस किया कि वो बाहर से समर्थन देंगे।
सवाल ये आया, राज्यपाल ने हमको बुलाया सरकार बनाने के लिए, तो बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए कि भाई आपको सरकार बनानी चाहिए। तो फिर हमने तय किया कि भाई हम जनता की राय लेंगे। अभी अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, अभी अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं पीएम नहीं बनना चाहता, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। कल आप एसएमएस पोल करवा लेंगे, क्या अरविंद केजरीवाल को चुनाव लड़ना चाहिए? जवाब आएगा हाँ लड़ना चाहिए, फिर लड़ लिया अरविंद केजरीवाल चुनाव। तो कोई तो जुबान की बात होती है, आपकी विश्वसनीयता का सवाल है। हर चीज बोलते हैं, अगले दिन जब मौका आता है, जरूरत पड़ती है, पलट जाते हैं। देखिए, कई डिसीजंस जो हैं परिस्थितियों के हिसाब से बदलते हैं। कांग्रेस बीजेपी इसी को मौका परस्त राजनीति कहते हैं। नहीं, इसको मौका परस्त राजनीति नहीं कहते। मौका परस्त राजनीति वो होती है जिसमें कि आप अपने निजी फायदे के लिए कोई मुख्यमंत्री कौन बना, निजी फायदा ही तो हुआ, और क्या हुआ? मंत्री कौन बना, लाल बत्ती किसको मिली, गाड़ी किसको मिली, बंगला किसको मिला? निजी फायदा तो हुआ, आप ही का तो निजी फायदा हुआ, आपकी पार्टी के सदस्यों का। देखिए, अरविंद केजरीवाल तो बड़ी अच्छी नौकरी में थे, इनकम टैक्स की नौकरी के। अब पहले बाबू थे, अब सीएम है, सीनियर अफसर थे। ठीक है, उनको खूब अच्छा बड़ा बंगला मिलता, अब तो बहुत सीनियर अफसर बन गए होते, उनको खूब अच्छी गाड़ी मिलती। अगर गाड़ी बंगले के लिए ही ये सब अपने जिंदगी के 10 साल लगाने थे, सड़कों की धूल छांटनी थी, तब तो फिर वो उससे आसानी से अपने अफसर पद पर बने रहकर कर सकते थे। अरविंद केजरीवाल ने अपने जिंदगी के 10 साल, अपना सारा पैसा, अपना पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी है, इसलिए कि इस देश में एक बेहतर राजनीति, एक ऐसी राजनीति जो जनता से पूछकर, जनता की इच्छा के हिसाब से जो सरकार चले, वो बनाने में। पूछता हूं, क्या अरविंद केजरीवाल लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं बाद में क्लिप निकाल के चलाऊंगा जब घोषणा होगी कि वो लड़ने वाले। जरूर चलाइएगा, तो सोच के जवाब दीजिए। जरूर चलाइएगा। अरविंद केजरीवाल ने बोला है कि वो नहीं लड़ना चाहते, उनका कोई इरादा नहीं है लड़ने का। सुना हमने बयान। हाँ, लेकिन हमारी पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई थी कल और आज ये फैसला हुआ है कि ये फैसला पार्टी करेगी, अरविंद केजरीवाल खुद नहीं करेंगे निजी तौर पर, और पार्टी फैसला करेगी 1-2 महीने के अंदर। कमाल की बात है, मोदी कहते हैं मैं पीएम नहीं बनना चाहता, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता मजबूरन मुझे पीएम बना रहे हैं। राहुल गांधी पीएम पद के उम्मीदवार नहीं बनना चाहते, कांग्रेस के कार्यकर्ता जबरन उनको बना रहे हैं। अरविंद केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ना चाहते, आम आदमी पार्टी जबरदस्ती उन्हें लड़वाएगी। क्या फर्क है आप तीनों में, बताइए? देखिए, ये फर्क है, बहुत बड़ा फर्क। क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। आम आदमी पार्टी का कोर विजन जो है वो इस व्यवस्था को बदलने का है, यानी कि जो आज राजनीतिक सिस्टम चला हुआ है, जिसमें कि आम आदमी जो है सिर्फ 5 साल में एक बार वोट देता है और उसके बाद सारी सत्ता इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथ में चली जाती है, और वो जनता से बगैर पूछे और कई बार बड़ी बड़ी कंपनियों के इन्फ्लुएंस में सारे फैसले करते हैं, वो व्यवस्था बदलनी चाहिए। यानी कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनकी पावर कम करके आम आदमी के हाथ में ट्रांसफर करनी चाहिए। उसमें से एक तरीका है रेफरेंडम का। आपने हाल में दिल्ली में रेफरेंडम कराया, आपका एक पुराना बयान है कि कश्मीर में भी रेफरेंडम होना चाहिए। अब आपकी पार्टी राष्ट्रीय जा रही है, तो सवाल तो ये पूछे जाएंगे कि आपको प्रशांत भूषण आज भी ये लगता है कि कश्मीर में रेफरेंडम होना चाहिए इस मुद्दे पर कि क्या कश्मीर के लोग भारत से जुड़े रहना चाहते हैं या नहीं? देखिए, मैंने जो अपना उस पर बयान दिया था उसको बहुत मिस इंटरप्रेट किया गया। मैंने ये साफ साफ बोला था, और आज अच्छी तरह से पूरे देश को समझ लेना चाहिए कि कश्मीरी लोगों का दिल जीतने की ज़रूरत है। कश्मीर में बहुत एलियनेशन हो गया है, प्राइमरीली इस वजह से क्योंकि वहाँ पर आर्मी को इंटरनल सिक्योरिटी के लिए उनकी इच्छा के खिलाफ रखा गया है। आर्मी के बहुत सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुए हैं, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों के दिल में बहुत चोट पहुँची है। उनके दिलों को जीतना बहुत ज़रूरी है। सीधा सवाल मैंने पूछा कि क्या कश्मीर में रेफरेंडम होना चाहिए? अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, भारत से जुड़ा रहना चाहिए, यानी इस पे रेफरेंडम कराएंगे कि नहीं आप? नहीं, भारत से जुड़ा रहना तो हमारे, भारत से अलग होना तो हमारे संविधान के खिलाफ है। ठीक है, हमारी पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि संविधान के भीतर कश्मीर के लोगों की इच्छा के हिसाब से वहां पर आर्मी रहे कि ना रहे,
वो कश्मीर की इच्छा, मतलब इंटरनल सिक्योरिटी के, एक्सटर्नल डिफेंस के लिए तो भारत यानी कि पूरा देश तय करेगा, देश की सरकार तय करेगी। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, वहाँ की कश्मीर की इंटरनल उन्हीं लोगों की सिक्योरिटी के लिए अगर वो लोग ये चाहते हैं कि भाई यहाँ पर आर्मी ना रहे या आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट ना हो, तो उनकी इच्छा के खिलाफ नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके लिए रेफरेंडम कराएंगे? उसके लिए रेफरेंडम कराया जा सकता है, लेकिन जहां तक हिंदुस्तान से अलग होने की बात है वो तो संविधान में परमिटेड नहीं है। हमारे संविधान में मैंने तो ये बोला था कि सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? वहां पे जो आतंकवादी आते हैं, घुसपैठिए आते हैं, पाकिस्तानी सेना घुस आती है, वो तो ठीक है, उसके लिए तो आप सिक्योरिटी रख सकते हैं, आर्मी रख सकते हैं। आपने तो बोला कि जनता से पूछे कि आर्मी चाहिए कि नहीं, जनता ने बोला कि आर्मी हटा दीजिए। प्रशांत भूषण गृह मंत्री ने आर्मी हटा दी, पाकिस्तान के घुसपैठिए आके बैठ गए। किसकी जिम्मेदारी हुई सर बताइए? एक्सटर्नल डिफेंस के लिए तो आप आर्मी को बिल्कुल रख सकते हैं, घुसपैठिए तो रखना ही पड़ेगा। कश्मीर के अंदर भी है। एक्सटर्नल डिफेंस क्या होता है? एक्सटर्नल डिफेंस, इंटरनल डिफेंस वहां पे एक ही है। नहीं, देखिए, अगर आप कश्मीर के लोगों की सुरक्षा के लिए आप ये कहते हैं कि भाई आर्मी की ज़रूरत है, अनलेस ऐसी सिचुएशन है कि वहाँ पर माइनॉरिटी मेजॉरिटी की बात हो गई है कश्मीर के अंदर, यानी कि अगर माइनॉरिटी के राइट्स का वहाँ हनन हो रहा है, तब तो ठीक है कि आप मेजॉरिटी, क्योंकि हिंदुस्तान के संविधान में माइनॉरिटी के राइट्स भी प्रोटेक्टेड हैं। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, आप सीधा जवाब दे नहीं पा रहे। बिल्कुल सीधा ही जवाब। रेफरेंडम होना चाहिए कश्मीर में कि सेना रहे ना रहे। आप रेफरेंडम में जनता ने कहा कि आप हटा लीजिए सेना, वहां पे कल पाकिस्तानी सेना आके बैठ जाए, एक और कारगिल हो जाए, जिम्मेदारी आप लेंगे? कौन लेगा जिम्मेदारी? एक्सटर्नल डिफेंस के लिए आप वहां पर सेना लगा सकते हैं, वहां के लोगों से बगैर पूछे। मैं ये कह रहा हूं कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट जो है, जो कि ये कहता है कि भाई कोई, आपने कहा कि सेना होनी चाहिए या नहीं? हाँ, उसके लिए इस पे रेफरेंडम होना चाहिए, इसी इंटरव्यू में कहा आपने। हाँ ठीक है, उसके लिए भी होना चाहिए। बस फिर वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पाकिस्तानी सेना ने घुसपैठ कर दिया, करगिल होगी, प्रशांत भूषण जी जवाब कौन देगा? आप फिर से गलत उसका मतलब लगा रहे हैं। देखिए, मेरी बात ठीक से समझिए। एक्सटर्नल डिफेंस के लिए सेना लगाना ना लगाना भारत सरकार का पूरा दायित्व है, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, यानी कि वहां के ही लोगों के सिक्योरिटी के लिए वहां पर सेना रखना ना रखना वहां की जनता से बगैर पूछे, मेरी राय में देश चलाने के लिए जनता गैर लोकतांत्रिक होगा। ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो कि शायद लोगों को पसंद ना आए। सड़क पर खड़े होकर नारे लगाना प्रशांत जी आसान चीज है। मैं ये कहता हूं कि किसी के अपने सिक्योरिटी के लिए आप ये कह रहे हैं कि भाई इसके लिए सेना की जरूरत है, अनलेस कि वहां पर ऐसी कम्युनल माइनॉरिटी मेजॉरिटी की सिचुएशन हो गई है, तब तो ठीक है, आप फिर भी माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन के लिए आर्मी लगा सकते हैं। लेकिन अगर वहां पर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है और वहां के लोग ये नहीं चाहते कि भाई उनकी सिक्योरिटी के लिए आप यहाँ आर्मी रखें जो कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। उसी वजह से एलियनेशन हो रहा है। ये हम लोगों को, पूरे देश को समझना बहुत जरूरी है। नॉर्थ ईस्ट में भी ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एलियनेशन हो रहा है। चलिए, आपने अपनी बात रखी। जनता क्या इसको देश हित में मानती है या राष्ट्र की सुरक्षा के खिलाफ, ये फैसला हम जनता पर छोड़ते हैं। प्रशांत भूषण जी, सीधी बात कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी प्रशांत भूषण से आज की सीधी बात।